अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़लैंड इंटरनेशनल से मैं हूँ शबाना बर्नी। आज के हमारे प्रोग्राम सच मांगे सर के मेहमान बहुत ही मशहूर शख्सियत सियासी और समाजी हलकों में जिनका बहुत नाम सुना जाता है और माना जाता है, क्योंकि इनका सियासी और समाजी बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रहा है सियासतदानों से, माजी में भी और हाल में भी। तो आज हम अपने इस मेहमान को वेलकम करते हैं और हम इनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि सबसे पहले तो हमें आप ये बताएं कि आपने इस प्रोग्राम का नाम सच मांगे सर क्या सोच कर रखा था? अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये नाम बहुत सोच के ये नाम रखा मैंने, सच मांगे सर। आप हिस्ट्री ले लें इस्लाम की और दुनिया की, इस्लाम से लेकर अब तक जितने भी प्रोग्राम या जितने भी ये सिलसिला चला है, इस सच पे ऊपर जो है सर ही देना पड़ता है। और इस वक्त भी जो हालात हैं, वो जो सच बोलता है उसके ऊपर सर देना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कब किया? ये 2001 में मैंने किया है। उस वक़्त एक तहरीक थी पाकिस्तान मकसद हमारी तहरीक, तो उसमें मैंने जो है सियासी कैरियर जो है ना 2001 में मैंने स्टार्ट किया है। उस वक़्त जनरल आशिफ कुरैशी जो है वो उनके साथ में काम करता था। तो हमारा एक चेयरमैन थे अपना जाने आलम साहब, उन्होंने हमें जो है वो सियासी जो है उस पर लेके आए हैं। उस वक़्त से लेकर अब तक मैं आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसमें भी मैं सीनियर नायब सदर था, और मैं अपना PMLN उनकी तरफ से भी मैं यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। तो ये मैंने सब कुछ देखा है, मगर ये है कि मुझे इसमें कुछ भी नज़र नहीं आया कि जो मुल्क और इस्लाम के लिए करते हैं। मेल और फीमेल में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सियासतदान पसंद है? पाकिस्तान के हवाले से जो है ना, मुझे सियासतदान जो है ना वो कोई भी नहीं थी, इसलिए कि जब से आप देख लें कि पाकिस्तान बना है, इसमें कोई ना कोई किसी के ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम ही है। और उस इल्ज़ाम के ऊपर जो है ना आज तक हमें कि अवाम को ये पता ही नहीं चला कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो इसलिए सियासतदान ही सियासतदान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, किसको आप गलत कहेंगे किसको आप ठीक कहेंगे, क्योंकि उस वक्त से लेकर अभी तक हर दौर में महंगाई हुई है, लेकिन कोई कम नहीं कर सका और ना ये कम होगी। अच्छा, ये बताएं कि हमारे मुल्क में क्योंकि करोना हर तरफ करोना का हो रहा है, तो इसकी वजह से जो कारोबारी जो हजरात हैं और आवाम भी तो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आते हैं। आप क्या समझते हैं कि कारोबारी हालात से आप जिस तरह से हमारा ये जा रहा है पाकिस्तान और जिस तरह से ज़वाल की तरफ जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कारोबारी हालात से आप मुतमिन नज़र आते हैं या नहीं? कारोबार हालात जो है वो कभी भी ठीक नहीं हुए। हर दौर में कारोबारी हालात जो है तकरीबन ये भुट्टो दौर में ठीक थे। उसके बाद जो है ना जितने भी लोग आए बेनज़ीर, उसके दौर में भी काफ़ी हालात ठीक थे, मगर पार्टी के हिसाब से हर पार्टी को जो है वो कहते हैं कि हमारा लीडर बिल्कुल ठीक है। अपनी पार्टी को उन्होंने खुद को ये नहीं कहते कि हमारा लीडर गलत है, उसकी महंगाई को वो बर्दाश्त करते हैं, मगर गलत नहीं कहते। हम लोग बट गए हैं सियासत में, इसलिए जो लीडर जिसको पसंद है वो उसी लीडर की तारीफ करता है। वो कहता है कि नहीं इसने महंगाई नहीं की, मगर होती है। मिडल मैन जितने भी है वो महंगाई से तंग है, बोल नहीं सकते। 22 करोड़ आवाम इस वक्त क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। कोरोना हो ना हो, इधर महंगाई का जो भी सिलसिला है वो ख़त्म हो ही नहीं सकता। क्यों कि आगे जितना भी दौर गुजरना उसमें मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते, ना होंगे, ना कोई ठीक करेगा। इसलिए कि हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा के अपनी महंगाई को बढ़ाती है, और हमारे जो इदारे हैं वो बट गए हैं सियासत में, कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा अकबर साहब, आप क्योंकि सियासी हलकों में और समाजी हलकों में काफ़ी फेमस रहे, माजी में भी और हाल में भी, और लगता है कि आप अभी जैसे अभी नए इसमें आपका जोश और वलवला अभी कम नहीं होगा, तो आप क्या समझते हैं कि आपने क्या देखा है कि यानी हमारे मुल्क के अंदर आपको क्या तब्दीली नज़र आ रही है सियासी तौर पे, और आप इससे किस हद तक आप चाहते हैं कि माजी और हाल में आपने क्या मवाजना किया?
कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सियासी लड़ाइयाँ ही देखी और कुछ नहीं। आप मुझे बताएं कि किस सियासतदान ने जो है वो यानी किसी सियासतदान से को बदला लिया हो। आज आप देख लें कि जिनके ऊपर ये करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हो, विक्ट्रियाँ बना के तो खुद को अदालत में लेके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सच्चे हैं, हमारे ऊपर कोई करप्शन नहीं है। और बात सबसे बड़ी बात ये है कि करप्शन नहीं भी है, करप्शन का इल्ज़ाम भी लग रहा है, मगर ये है कि वो अंदर जेल में भी जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें वो, बल्कि उनके ऊपर जो इस वक्त हुक्मरान है, जिनका इस वक्त जो हमारे वजीर आजम है, वो भी यानी उनके साथ जो है वो बिल्कुल बहसी कर रहे हैं, मगर हुआ कुछ भी नहीं है। कोई दूसरा बंदा जो है वो आप देखें कि जो लंदन चला जाए उसको इंटरपोल के साथ वो ले आते हैं। इसका मतलब है कि सियासतदान अगर कोई करप्शन करता है तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो जहां मर्जी चला जाए, अदालतें उसे जो है वो कहती हैं कि आप जाएं, फिर वो दोबारा वापस ना आए। हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं? आप पाकिस्तान में किसी दूसरी कंट्री, यूरोपियन ममालिक का कोई बंदा अगर एक मर्डर हो जाता है या वो अपने बंदे को ले जाते, हम तो किसी को लेके आ नहीं सकते क्योंकि हम ठीक ही नहीं है, हम तो उनके बंद जूते चल रहे हैं बस, और तो कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि मुख्तलिफ इदारों में आपने देखा है और हम लोग भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इदारों में करप्ट माफिया काफ़ी अरसे से अपनी जगह बना चुका है और वो बैठा हुआ है मुस्तकिल और निकलना नहीं चाहता। तो क्या मुल्की हालात की बिगाड़ का यही माफिया जिम्मेदार है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बल्कि 3-4 इदारों में गया हूँ, उनसे मैंने मुलाकात भी की है और मैंने उनकी करप्शन बताई भी है। मगर ये आप देखें ना कि जो सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं या बड़े बड़े जो सीटों पे बैठे हैं, बाहर उन्होंने गुंडे खड़े किए हैं, अंदर जाने नहीं देते। कौन किससे बात करेगा? आप मुझे बताएं। वो गुंडे इस तरह के हैं कि आम शहरी जो है, देखिए रियासत इनको सैलरियां दे रही है, ठीक है, हमारे लिए ये लोग बैठे हैं, हमें नहीं अंदर जाने देते, किसको कहेंगे? इधर क्या कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। मगर ये कि उन गुंडों के बाहर खड़ा करने का मकसद ये वो लोग जाते हैं जो MP MLA, जो यानी सियासी बंदे जो हैं, उसके अलावा जो हमारे जो यानी बहुत बड़े एंकर हैं, वो जाके अपने काम लेते हैं। 22 करोड़ आवाम का हर बंदा दावा कर रहा है कि जी हम इनके लिए, आप जितने भी इनके जो अपना वो है तकरीरें जो भी ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम 22 करोड़ के लिए करें। मैं आज कहता हूँ कि ये हल्फिया में ये कहता हूँ कि मैं किसी को भी जाके मिलता हूँ, मुझे मिलने नहीं देंगे, और ये साथ ये दावा कर रहे हैं कि जी हम गरीब लोगों के लिए जो है वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुलाकात के लिए तो किसी को जाने नहीं देते। क्या करेंगे? ये कुछ भी नहीं करेंगे। और इधर मुल्क के हालात ठीक हो ही नहीं सकते। क्यों? देखिए, जो भी हुक्मरान आता है वो अपनी कबीना को लेके आता है, अपने जो है MP MLA उनकी भर्तियां शुरू हो जाती हैं। हम जाके कहते हैं तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं। इस मुल्क में कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ फायदा किनको हो रहा है? जो अपना सियासत में जो वजीर आज़म आता है, जो MP MLA उनके आते हैं, वो आते हैं, आपस में बहस होती है, वो ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं होता। अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है। अगर अवाम के लिए सोचे ना तो कुछ भी, हर बंदे का गला काट रहा है, और तो कुछ नहीं। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी अकबर अली साहब कि आप क्योंकि काफ़ी सियासी और समाजी हलकों में मशहूर हैं और आपके खिदमात पूरे पाकिस्तान को पता है, ज़ाहिर है आपकी एक उम्र हो गई है ये सब कुछ करते हुए, मुल्क के अंदर जितने भी अप एंड डाउन आते हैं और आपने उसमें बहुत अच्छा उस पर रोल अदा किया। तो आप क्या समझते हैं कि अभी आपसे हमने जैसे पूछा कि ये माफिया वगैरह बैठा हुआ है, तो और आप क्योंकि ज़ाहिर है जो हुक्मरान है उससे कुछ भी नज़र नहीं आते, तो आप क्या समझते हैं कि आप क्या, अगर आपको बिठा दिया जाए गवर्नमेंट में, तो आप क्या उनके लिए ऐसा नजरिया पेश करेंगे, ऐसा काम करेंगे जब हमारे मुल्क के हालात एकदम ठीक हो जाए? बड़ी अच्छी बात की, इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम का नाम रखा सच मांगे सच। वो इसीलिए कि जब कोई भी हुक्मरान सच की तरफ आएगा ना, तो दूसरे लोग उसे जीने नहीं देंगे, बल्कि उसको अपना सर ही देना पड़ेगा। तो जब वो सर दे देता है, उसके ऊपर जो मुख्तलिफ जो अपना ये पार्टियां हैं, ये उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं। कुछ भी नहीं हो सकता। सच के ऊपर आपको सर ही देना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। ये कुछ भी नहीं कर सकते जो हमारे हुक्मरान है, बस यहाँ तक ही महदूद है ये। आप ये बताएं कि अभी आपने सच मांगे सर के ऊपर कहा, तो आप क्या समझते हैं सच मांगे सर, यानी इसमें आपके पीछे क्या है, आपके वो बताइए आप मुझे। अच्छा, अकबर साहब ये बताएं कि सच मांगे
बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बात सिर्फ ये है कि इसमें जो है ना, मैं जो देख रहा हूँ इसमें कुछ, देखें सबसे बड़ी बात ये है कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपका एक नाम है सियासी समाजी। देखें आप जितने भी प्रोग्राम देख लें उसमें जो है वो प्रोग्राम, जितने भी हमारे जो टीवी प्रोग्राम है उसमें उसी को लेके आते हैं जिसके पास पैसा है और या जिसका नाम है उसको लेके आते हैं। आज मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, मुझे बुलवाए उधर अपने किसी प्रोग्राम में, कोई भी नहीं मुझे बुलवाएगा। क्यों? इसलिए नहीं बुलवाएगा कि उनके नाम है। आप देखें टिकटॉक मशहूर है, ठीक है। अब हमने ये प्रोग्राम, जो मैंने ये सोचा कि सच मांगे सर, ये इसीलिए कि सच के ऊपर भी जो है ना कमेंट्स लिए जाएं इसको, बल्कि पाकिस्तान को चाहिए, आप पूरी दुनिया में इसको सच के ऊपर जो है ना ये कमेंट्स लिए जाए और इसके ऊपर बारे में जो है ना वो बात की जाए। मगर ये है कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारे अंदर जो है ना जो चीज़ें समा गई हैं वो बाहर के हैं, यूरोपियन ममालिक के। इधर हम बढ़ चुके हैं, सारे हमारे इदारे बढ़ चुके हैं। देखिए हर इदारा सियासत के ऊपर है। अगर फर्ज करे इमरान खान आया है तो उसने अपने ही बंदों को लेके आना है पार्टी। एक और मैं आपकी राय लेना चाहूँगी अली साहब, ये मुझे बताइए कि हमारे मुल्क में सबसे बेहतरीन और शफाफ इदारा जिसे माना जाता है वो पाक आर्मी है। तो अब पाक आर्मी के खिलाफ भी तरह तरह के जो नारे लग रहे हैं वो तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त वो मुल्क की हालात जा रही है जिस तरह। तो आप क्या समझते हैं, क्या हमारी पाक आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है इस तरह? देखिए जी, पार्टी अगर इन्वॉल्व ना होगी तो मेरा ख्याल है कि कोई भी पार्टी हमारी पाक फौज को गलत ना कहती। मगर वो कह भी रहे हैं, मगर उनके पीछे जो है ना कोई भी कदम नहीं ऐसे उठा रहे जिससे, देखें एक दौर था कि पाक आर्मी को हमारे दौर में जब वो नजर आते थे तो बच्चा बच्चा सलाम करता था। इस वक्त हर इदारे में पाक आर्मी है, ठीक है। वो जो कुछ कर रहे हैं कोई भी नहीं, हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए आज भी पाक आर्मी में। देखिए मुल्क में क्या हो रहा है, इनको चाहिए उसी वक्त ही उसको उठा के बाहर फेंके कि कोई ये बात ना कर सके। जो बॉर्डरों पे बैठे हैं हमारे जो पाक आर्मी के बंदे, वो तो इस वक्त मुल्क जो है, देखिए आप पाक आर्मी में जब आर्मी की तरफ से आप आए हैं तो ये एक डिक्टेटर का नाम लेते, यानी सियासतदान कुछ भी करे तो वो उसे जायज़ है। अगर एक आर्मी जो सरहदों की हिफाजत कर रहा है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये जी ये इसने ये किया वो किया। जब उस वक्त वो सरहदों का मालिक था उस वक्त तो उस वक्त करप्शन या कोई ऐसा कदम नहीं उठाया मुल्क के लिए कर, उसके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम भी है। अगर उसने गद्दारी करनी है तो जब वो पूरी जितनी भी हमारी सरहदें हैं उसके ऊपर बैठे वो तो उस वक्त भी कर सकते थे, मगर नहीं, ये बर्दाश्त नहीं करते उनको कि ये आर्मी आई या ये वो। इसलिए देखें इंसान खुद को खुद कमज़ोर करता है, वरना किसी की जरूरत नहीं। आप आम भी बात कर लें या इदारों में बात कर लें, जब इदारे बट जाते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। जब इदारे एक होते हैं पहले की तरह, पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि ISI का नाम लेते थे तो 2-2 दिन लोग सोते नहीं थे कि हमें उठा के ले। आज हर बंदा हर इदारे को बातें कर रहा है। इसलिए ये है कि ये जो इदारे कमज़ोर हुए ये दोबारा मजबूत हो, ये अपने आप सिंसियर होंगे तो दूसरा बंदा इनके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। क्या आप ऐसा नहीं समझते या हमें ऐसा नहीं लगता कि ये हमारा पाक आर्मी एक ऐसा अहम सतून है जिसके ऊपर पूरी गवर्नमेंट खड़ी है? बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो बहरहाल हम यही कहेंगे इस शुक्रिया के साथ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका जनाब अकबर अली साहब। और मैं इस न्यूज़ लाइन इंटरनेशनल की आपकी होस्ट शबाना बर्नी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।